ओके, चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी को समाप्त किए थे और पिछले वाले चैप्टर जो 13वां नंबर चैप्टर था, 13वां नंबर चैप्टर था स्केलेटल सिस्टम एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। यही चैप्टर आपका छूट गया था दोस्तों, तो इस चैप्टर को देख लेते हैं। 13वां नंबर चैप्टर को छोड़ दिए थे, तो इसमें स्केलेटल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तक तो परीक्षा में प्रश्न इनसे नहीं पूछे गए हैं, दरोगा की एग्जाम की हम बात करें तो यही चैप्टर को हम देख लेते हैं और बिना किसी देर का शुरुआत कर देते हैं। तो पहले हम स्केलेटल सिस्टम पर आ जाते हैं, स्केलेटल सिस्टम को समझ लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम यानी हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, और सिस्टम मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, कुछ अंगों और ऊतकों का समूह जो विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम भी कुछ विशेष प्रकार के अंग और ऊतकों का समूह है जो विशेष प्रकार के कार्य करेंगे। शुरुआत से हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर हैं, ट्रांसपोर्टिंग यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर हैं। तो तमाम तरह के हम सिस्टम पर हैं और मानव शरीर में जितने भी सिस्टम है सभी सिस्टम कुछ ऊतक और अंगों से मिलकर बने हुए हैं और वह एक विशेष प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जो कार्य को अंजाम देते हैं वो है गति या फिर प्रचलन, गति एवं प्रचलन, यानी कि जंतु जो गति कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, वह अपने स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के कारण। तो कंकाल तंत्र का क्या काम है? कंकाल तंत्र का काम है गति और प्रचलन में मदद करना। और आप जानते हैं कि गति और प्रचलन तो पौधे में होते नहीं है, तो निश्चित तौर पर स्केलेटल सिस्टम का पौधों में अभाव होता है, इसलिए उनमें कोई गतियां नहीं पाई जाती है। तो स्केलेटल सिस्टम मानव का कंकाल तंत्र अथवा किसी भी जंतु के कंकाल तंत्र का कार्य क्या है? तो शरीर को गति और प्रचलन कराना। स्केलेटल सिस्टम के अभाव में जंतु गति नहीं कर सकता है, चल फिर नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है दोस्तों। अब मानव शरीर का जो स्केलेटल सिस्टम है दोस्तों, मानव शरीर का जो स्केलेटल सिस्टम है इसे दो भागों में बांटा गया है। मानव शरीर के जो स्केलेटल सिस्टम है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक एक्सोस्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन और दूसरा इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन दूसरा इंडोस्केलेटन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हम बाह्य कंकाल और इसको कहते हैं हिंदी में अंतःकंकाल। अंतःकंकाल तो मानव शरीर के कंकाल तंत्र को, मानव शरीर के कंकाल तंत्र को या फिर मानव शरीर के अलावा अन्य जंतुओं के भी अगर हम कंकाल तंत्र के संदर्भ में बात करें तो कंकाल तंत्र को दो हिस्सों में बांटा जाता है, बाह्य कंकाल और अंतःकंकाल, बाह्य कंकाल और अंतःकंकाल। अब बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या आते हैं? तो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं हमारे बाल जो है वो बाह्य कंकाल के हिस्सा है, हमारे जो नाखून है वो बाह्य कंकाल के हिस्से हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो बाह्य कंकाल के हिस्से होते हैं, पक्षियों के बाह्य कंकाल के हिस्से होते हैं। जंतु के संदर्भ में अगर आप बात करिएगा खूर का, सिंह का, तो जंतुओं के संबंध में जंतु के खूर, सिंह उसके क्या होते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं। और मानव शरीर के प्रमुख बाह्य कंकालों का जब आप जिक्र करिएगा तो मानव के शरीर में जो मुख्य बाह्य कंकाल है वो उनके बाल और नाखून है। पक्षियों के बाह्य कंकाल के अंतर्गत उसके पंख आते हैं, पंख में जो फीदर्स होते हैं वो आते हैं दोस्तों। जानवर के संबंध में उनके खूर और सिंह क्या है? बाह्य कंकाल है, बाह्य कंकाल है। तो बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं देख लिए हैं, लेकिन बाह्य कंकाल की जो सबसे बड़ी विशेषताएं होती है दोस्तों, बाह्य कंकाल की जो सबसे बड़ी विशेषताएं होती है, विशेषता यह होती है कि इसमें रक्त का संचार नहीं पाया जाता है, इसमें रक्त का संचार नहीं पाया जाता है, इसमें रक्त का संचार नहीं पाया जाता है, रक्त का संचार नहीं पाया जाता है। बाह्य कंकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह इनमें बाह्य कंकाल की उपस्थिति रक्त संचार नहीं पाया जाता है। और जब मानव शरीर के अंतःकंकाल की हम बात करें तो मानव शरीर के अंतःकंकाल के अंतर्गत बोन आते हैं जिसको हिंदी में अस्थि कहते हैं या और सामान्य भाषा में हम इसे हड्डी कहते हैं। और दूसरा आता है क्या? कार्टिलेज आता है। क्या आता है? कार्टिलेज आता है, उपास्थि आता है। तो अंतःकंकाल किससे मिलकर बना हुआ है? अंतःकंकाल बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। और आप दूसरे नंबर चैप्टर जब ऊतक के बारे में पढ़े थे तो निश्चित तौर पर आपको हम बताए होंगे, आपको याद भी होगा कि बोन और कार्टिलेज जो है, बोन और कार्टिलेज जो है वह कनेक्टिव टिश्यू है, वह कनेक्टिव टिश्यू है। तो कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, बाह्य कंकाल और अंतःकंकाल। बाह्य कंकाल में क्या क्या आते हैं देख लिए, मानव के संदर्भ में बाह्य कंकाल में क्या क्या है? बाल और नाखून है और कुछ नहीं है। और बाह्य कंकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें रक्त संचार का क्या होता है? अभाव होता है। अंतःकंकाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो अंतःकंकाल समूची हड्डी और शरीर में पाए जाने वाले समूची कार्टिलेज यानी कि उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है। और हमारा जो टॉपिक समझने वाला दोस्तों है वह इंडोस्केलेटन ही है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन में कुछ रखा हुआ नहीं है। तो मानव शरीर का जो इंडोस्केलेटन है, मानव शरीर का जो इंडोस्केलेटल है दोस्तों, मानव शरीर का जो अंतःकंकाल है, मानव शरीर का जो अंतःकंकाल है वह अंतःकंकाल किससे मिलकर बना हुआ है? वह अंतःकंकाल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, संयोजी ऊतक से मिलकर बना हुआ है, संयोजी ऊतक से मिलकर बना हुआ है। और कौन कौन संयोजी ऊतक से अंतःकंकाल बने हुए हैं? तो निश्चित तौर पर आप जान चुके हैं, यह है बोन और दूसरा क्या है? कार्टिलेज। यह है बोन और दूसरा क्या है दोस्तों? कार्टिलेज है, बोन है और कार्टिलेज है। तो मानव शरीर का अंतःकंकाल, समूची अंतःकंकाल हमारे संयोजी ऊतकों के द्वारा बने हुए हैं। संयोजी ऊतक ढेर प्रकार के थे, कुल 8 प्रकार के संयोजी ऊतक का जिक्र हम दूसरे नंबर चैप्टर में बायोलॉजी के किए थे, लेकिन जो दो मुख्य संयोजी ऊतक है बोन और कार्टिलेज, इनसे मिलकर बना हुआ है हमारा अंतःकंकाल, इनसे मिलकर बना हुआ है हमारा अंतःकंकाल। अब बोन और कार्टिलेज के जिक्र हम दूसरा नंबर चैप्टर में कर ही दिए थे, तो यहां पर जिक्र करना ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भूल चुके हैं कि व्हाट इज बोन और व्हाट इज कार्टिलेज, तो दूसरे नंबर चैप्टर पर आप एक बार चल जाइएगा, निश्चित तौर पर आपको सारा याद हो जाएगा कि बोन क्या है, कार्टिलेज क्या है, या दूसरे नंबर चैप्टर का लेक्चर एक बार और देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहां पर उतना जिक्र हम करेंगे नहीं। अब आइए दोस्तों कि मानव के जो अंतःकंकाल है, मानव का जो अंतःकंकाल है, इंडोस्केलेटन है, इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। मानव के जो अंतःकंकाल है, जो अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है, इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग कौन कौन है दोस्तों? वो दो भाग है आपका, एक एक्सियल एक्सियल स्केलेटल यानी कि अक्षीय कंकाल, और दूसरा है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर। तो
इंडोस्केलेटन जो है दोस्तों, इंडोस्केलेटन जो है, अंतः कंकाल जो है, जो मुख्य कंकाल तंत्र है, उन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल और एपेंडिकुलर, एक्सियल और एपेंडिकुलर, एक्सियल और एपेंडिकुलर। अब एक्सियल स्केलेटल या एक्सियल इंडोस्केलेटल और एपेंडिकुलर में क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो वो आपको समझ लेना पड़ेगा कि एक्सियल के अंतर्गत हमारा स्कूल आते हैं, यानी कि खोपड़ी आते हैं। क्या आते हैं? खोपड़ी आते हैं। दूसरा आते हैं वर्टिब्रल कुलुम, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वर्टिब्रल कुलुम रीढ़ की हड्डी आते हैं। तीसरा आते हैं पेक्टोरल ग्राइडल का मतलब हुआ कंधा वाला हिस्सा, ठीक है, कंधा वाला हिस्सा। और इसके चौथा आपका हो गया पेल्विक ग्राइडल, यानी कि इसको कहते हैं कमर वाला हिस्सा। तो खोपड़ी, रीढ़ की हड्डियां, कंधे वाले हिस्से की हड्डियां, कमर वाले हिस्से की हड्डियां मिलकर के एक्सियल स्केलेटन का निर्माण करते हैं, सॉरी गड़बड़ा गए हैं दोस्तों, ये दोनों एक्सियल नहीं आते हैं। वर्टिब्रल कुलम तीसरा दोस्तों आते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, स्कूल आते हैं, वर्टिब्रल कुलम आते हैं, और तीसरा आते हैं एस्टर्नम, ये हड्डी का नाम है। और चौथा आते हैं रिब्स, चौथा क्या आते हैं? रिब्स आते हैं। तो एक बार पुनः आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, एसजीएल के अंतर्गत स्कूल आते हैं, वर्टिब्रल कुलम आते हैं, एस्टर्नम हड्डियां आती है, रिब्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पसली कहते हैं। रिब्स के अंतर्गत क्या कहते हैं? पसली कहते हैं। अब एपेंडिकुलर जो है दोस्तों, एपेंडिकुलर के अंतर्गत क्या आते हैं? फोर लिम्ब आते हैं। फोर लिम्ब मतलब हाथ, फोर लिम्ब का मतलब क्या हो गया? हाथ आते हैं। दूसरा आते हैं क्या? हिंड लिम्ब आते हैं। क्या आते हैं? हिंड लिम्ब आते हैं, यानी पैर आते हैं। और जो पेक्टोरल और पेल्विक ग्राइडल वाला बोले थे दोस्तों, पेक्टोरल और पेल्विक ग्राइडल जो बोले थे, वो एपेंडिकुलर के हिस्से हैं, ठीक है। पेल्विक जो है दोस्तों, यानी कि कमर वाला हिस्सा, पेल्विक ग्राइडल जो है, यानी कि कमर वाला जो हिस्सा है, वो एपेंडिकुलर के अंतर्गत आते हैं। और पेक्टोरल ग्राइडल, यानी कि कंधा वाला जो हिस्सा है दोस्तों, कंधा वाला जो हिस्सा है, वो एपेंडिकुलर के अंतर्गत आते हैं। तो इंडोस्केलेटन मानव का जो मुख्य अंतः कंकाल, जो उन्हें गति और प्रचलन कराने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जो अस्थि और उपास्थियों का बना हुआ है, उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल एपेंडिकुलर। और एक्सियल के अंतर्गत स्कूल, वर्टिब्रल कुलम यानी रीढ़ की हड्डियां, एस्टर्नम हड्डियां, पसलियां यानी कि रिब्स आते हैं। एपेंडिकुलर के अंतर्गत हाथ, पैर, कमर और कंधे वाली हड्डियां आते हैं। यानी कि आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि खोपड़ी की सारी हड्डी, रीढ़ की सारी हड्डियां, एस्टर्नम हड्डियां, सभी पसलियां एक्सियल स्केलेटन है, और हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, कमर की हड्डियां, कंधों की हड्डियां एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है। क्लियर दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत कि एक्सियल में क्या-क्या आते हैं, एपेंडिकुलर में क्या-क्या आते हैं? अब दोस्तों कि एक्सियल एपेंडिकुलर जो है, इन्हीं क्षेत्रों में, यानी कि कुल मिलाकर 4 8 क्षेत्र जो है शरीर के, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्केलेटन सिस्टम के दृष्टिकोण से शरीर के मुख्य 8 हिस्से बनते हैं, 4 एक्सियल का, 4 एपेंडिकुलर का। अब इसी में हमें समझना है दोस्तों, कि किस भाग में कितनी हड्डियां हैं, इसको हमें समझना है। हम देखेंगे कि स्कूल में कितनी हड्डियां हैं और कौन-कौन हड्डियां हैं, वर्टिब्रल कुलम में कौन-कौन हड्डियां हैं, एस्टर्नम में कौन-कौन हड्डियां हैं, रिब्स में कौन-कौन हड्डियां हैं, हाथ में कौन-कौन हड्डियां हैं, हिंड लिम्ब में कितने और कौन-कौन हड्डियां हैं, कमर और कंधा के क्षेत्र में कौन-कौन और कितनी हड्डियां हैं, इसी को समझना है। यही हमारी परीक्षा का सिलेबस है। और कुल मिलाकर बात करिएगा दोस्तों, तो इस कुल मिलाकर इन 8 क्षेत्र में, स्केलेटल सिस्टम में जो हम शरीर को कुल 8 हिस्सों में डिवाइड किए हैं दोस्तों, इस 8 हिस्सों में, इन 8 हिस्सों में कुल 206 हड्डियां होती है, या 206 बोन होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर बात करिएगा तो जन्म के समय कुल 300 हड्डियां शरीर में होती है। जब शिशु जन्म लेते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके शरीर में उस समय 300 हड्डियां होती है, 300। लेकिन आगे चलकर धीरे-धीरे कुछ हड्डियां आपस में जुट जाती है, और जब वो वयस्क अवस्था में आ जाते हैं, तो तब उनकी 300 हड्डियों में कुछ हड्डियां आपस में जुट करके 206 बचते हैं। यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होते हैं, लेकिन शिशु अवस्था में उनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। आगे चलकर 94 हड्डी जब आपस में जुट जाते हैं, तब इन हड्डियों की संख्या वयस्क अवस्था में 206 बचती है। यानी कि दोस्तों कि हम जो कंकाल तंत्र के दृष्टिकोण से शरीर को कुल 4-4-8 भागों में बांटे हैं, इन 8 भागों में 206 हड्डियां पाए जाते हैं, इन 8 भागों में 206 हड्डियां पाए जाते हैं। और इसी 206 हड्डियों को हम समझेंगे कि ये 206 हड्डियां शरीर के कुल 8 भागों में कंकाल तंत्र के दृष्टिकोण से किस तरह व्यवस्थित है और क्या नाम है दोस्तों। एस्टर्नम का मतलब, एस्टर्नम हड्डी है दोस्तों, एस्टर्नम का मतलब कुछ नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एस्टर्नम हड्डी है, ये शरीर में है कहां। तो एक एक करके आपको सारा पता चल जाएगा दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं हम खोपड़ी से। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा खोपड़ी, स्कूल की स्थिति को। मानव का जो मस्तिष्क है दोस्तों, इस मस्तिष्क को 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है। मानव के जो खोपड़ी है, स्कूल है, जिसको हिंदी में हम खोपड़ी कहते हैं, इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जाता है। खोपड़ी का वह हिस्सा दोस्तों, खोपड़ी का वह हिस्सा जहां पर ब्रेन मौजूद है, ठीक है, जहां पर ब्रेन मौजूद है। और ये हमारा क्या हो गया? फेस हो गया। तो हमारी जो गर्दन के ऊपर वाला भाग खोपड़ी है, गर्दन के ऊपरी भाग को हम खोपड़ी कहते हैं। गर्दन के ऊपरी भाग की खोपड़ी को आप 2 हिस्से में बांट सकते हैं, एक ब्रेन वाला हिस्सा और एक फेस वाला हिस्सा, एक ब्रेन वाला हिस्सा और एक फेस वाला हिस्सा। दोस्तों ब्रेन वाले हिस्से को क्रेनियम रीजन कहते हैं। क्रेनियम या क्रेनियल, जो भी आप लिख दीजिए, एल भी लिखते हैं कई राइटर, तो क्रेनियम रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो खोपड़ी का वह हिस्सा जहां मस्तिष्क मौजूद है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रेनियम रीजन कहा जाता है। और फेस वाला हिस्सा जहां नाक है, मुंह है, आंख है, इस फेस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? फेशियल रीजन कहते हैं दोस्तों। तो एक तरह से मानव के खोपड़ी को 2 भागों में बांटा जाता है, क्रेनियम रीजन और फेशियल रीजन। फेसियल हो गया, फेशियल रीजन, क्रेनियम रीजन और फेशियल रीजन। अब क्रेनियम रीजन में कुल बोन की संख्या कितना होता है? 8 बोन होता है। और फेशियल रीजन में कुल कितना बोन होते हैं? 14 बोन होते हैं। यानी कि हमारा जो फेस है, जिसमें नाक है, आंख है, मुंह है, इनमें, इन फेस वाले भागों में कुल 14 हड्डी पाई जाती है। और मस्तिष्क के ऊपर हड्डियों की संख्या 8 होती है। मस्तिष्क को कुल कितनी हड्डियां घेरे रहती है? और 8 हड्डियां घेरे रहती है। मस्तिष्क को घेरे हुए 8 हड्डियां मिलकर के एक हेलमेट के समान आकृति का निर्माण करता है, जिसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। दोस्तों ये 8 हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत होता है, और इस हड्डी का बहुत
बहुत महत्व है दोस्तों। मारपीट में अगर किसी का ब्रेन के ऊपर की ये 8 हड्डियां यानी कि क्रेनियम रीजन के हड्डी को भसकाइएगा दोस्तों, एकदम बहुत हाफ मर्डर का चार्ज लग जाता है, यानी कहिए कि आप भीषण रूप से घायल कर दिए हैं। ठीक है, तो क्रेनियम रीजन के हड्डी का बड़ा महत्व है दोस्तों। एक तो ये बड़ी मजबूत होता है, यानी कि हल्का हल्का मारपीट से जब कभी आप सुने होंगे कि सर फट गया, ये हो गया, वो हो गया, अगर ये हड्डी डोला दोस्तों तो समझिए कि घायल अवस्था में चला गया है, यानी कि मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन ये हड्डियां इतनी ज्यादा मजबूत होती है, इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि हल्के फल्के असर को तो ये आसानी से झेल सकता है, आसानी से झेल सकता है दोस्तों। तो क्लियर हो गया। मानव के खोपड़ी को 2 भागों में बांटा जाता है, क्रेनियम रीजन और फेशियल रीजन। फेशियल रीजन में बोन की संख्या 14 और क्रेनियम रीजन में बोन की संख्या 8 होता है, 8 होता है। अब आते हैं दोस्तों कि हमारा जो मुख गुहा है, हमारा जो मुख गुहा है, बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है। 6 नंबर चैप्टर में बक्कल कैविटी के अंदर के सारे हिस्से को समझे थे। तो बक्कल कैविटी के ठीक नीचे, यहां पर भीतर से बक्कल कैविटी के ठीक नीचे दोस्तों एक हड्डी पाई जाती है, और इस हड्डी की आकृति यू अक्षर के समान होती है। इस हड्डी की आकृति यू अक्षर के समान होती है, और इस हड्डी को कहते हैं दोस्तों व्हाइट। इस हड्डी को क्या कहते हैं? व्हाइट हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट हड्डी कहते हैं। खोपड़ी वाले भाग में ही मुख गुहा अवस्थित है। तो मानव के मुख गुहा के नीचे, मानव के मुख गुहा के नीचे, मानव के मुख गुहा के नीचे अंग्रेजी अल्फाबेट के यू अक्षर के समान एक हड्डी पाई जाती है, और उस हड्डी को क्या कहते हैं? उस हड्डी को व्हाइट हड्डी कहते हैं, व्हाइट बोन कहते हैं, व्हाइट बोन कहते हैं। अब आइए दोस्तों कि हमारे खोपड़ी में भी 2 कान लगे हुए हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक समझ गए होंगे। अब खोपड़ी के एक दूसरे हिस्से, ये खोपड़ी है, और आप समझ गए होंगे कि ये हम क्रेनियम रीजन है जिसमें बोन की संख्या कितना है? 8 बोन है, और फेशियल रीजन में कुल 14 बोन है। फेशियल रीजन में कुल कितना बोन है? 14 बोन है, और एक व्हाइट नामक बोन यू अक्षर के समान दोस्तों, व्हाइट नामक बोन यू अक्षर के समान पाया जाता है। अब इसी खोपड़ी वाले हिस्से में दोस्तों हमारा कान लगा हुआ है, इसी खोपड़ी वाले हिस्से में हमारा कान लगा हुआ है, कान है। तो और इन दोनों ही कान में 3-3 बोन पाए जाते हैं। इन दोनों ही कान में कितने बोन पाए जाते हैं? 3-3 बोन पाए जाते हैं, 3 बोन पाए जाते हैं दोस्तों। खोपड़ी के दोनों साइड जो कान है, उन दोनों ही कानों में हड्डियों की संख्या 3-3 है, यानी कान में कुल मिलाकर 3 दूनी 6 हड्डी है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, मानव के कान को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। बाहर में जो दिख रहा है इसको बाह्य कान कहते हैं, और बाह्य कान में कोई हड्डियां नहीं होती है। कान की जो ये तीनों हड्डी होता है, ये मध्य कान में होता है, मध्य कान में होता है। मानव के ईयर को, ह्यूमन ईयर को, मानव के कान को 3 हिस्सों में बांटा जाता है दोस्तों, 3 हिस्सों में बांटा जाता है। बाह्य कान जिसमें कोई हड्डियां नहीं है, बाह्य कान पूरा का पूरा उपास्थियों का बना हुआ है, बाह्य कान पूरा का पूरा उपास्थियों का बना हुआ है, और मध्य कान में ये कान की 3 हड्डियां मौजूद है। फिर एक सबसे भीतर कान के जो भाग है उसे आंतरिक कान कहते हैं, और आंतरिक कान में कोई हड्डियां नहीं होती है, आंतरिक कान में कोई हड्डियां नहीं होती है। तो दोनों कान में कुल मिलाकर 3-3 6 हड्डियां होती है। अब ये जो कान की जो तीनों हड्डी है, कान की जो तीनों हड्डियां है, इसका नाम हमें याद रखना बहुत जरूरी है। एक का नाम है मेलियस, मेलियस, दूसरा का नाम है इनकस, 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 और तीसरा का नाम है स्टेप्स, 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 स्टेप्स। तो मानव के कान में 3 हड्डियां हैं। मानव के कान के ये तीनों हड्डियां मध्य कान में स्थित है। बाह्य कान जो बाहर से दिखता है उसमें कोई हड्डियां मौजूद नहीं है। बाह्य कान पूरा का पूरा उपास्थियों से बना हुआ है, और मध्य कान के 3 हड्डियों का नाम है मेलियस, इनकस और स्टेप, मेलियस, इनकस और स्टेप, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और सबसे बड़ा एक तथ्य जो हमें यहां पर याद रखना होगा कि मानव, एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, और उन 206 हड्डियों में, उन 206 हड्डियों में जो आठ बोन, फेशियल रीजन में कितना बोन? 14 बोन। एक बोन यू आकार का होता है, मुख गुहा के नीचे होता है। इस बोन को क्या कहते हैं? इस बोन को व्हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट कहते हैं। उसके बाद कान में हड्डियों की संख्या कितना? 3-3। कान में हड्डियों की संख्या 3-3, और इस तरह से पूरे खोपड़ी में अगर हड्डियों की संख्या को गन ले तो 14, 8, 22, 21, 6, 29 बोन पाया जाता है। अगर खोपड़ी में टोटल बोन की संख्या को हम गन ले, खोपड़ी में टोटल बोन की संख्या हम गन ले तो कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या 29 हो जाता है, 29 हो जाता है। कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या 29 हो जाता है। तो अब बताइए, खोपड़ी क्लियर हुआ? खोपड़ी में हड्डियों की व्यवस्था समझ गए? दीपक कुमार, गुड्डू यादव, मनोज कुमार, सचदेवा स्टूडेंट, चंदन बिंद, राहुल कुमार, बताइए क्या खोपड़ी क्लियर हो गया? खोपड़ी में हड्डियों की व्यवस्था कैसी है? आप लोगों का क्लियर हुआ? अमरजीत शर्मा, मीनका कुमारी, बताइए क्लियर हुआ? खोपड़ी आपके सामने में है, खोपड़ी डायग्राम समझ रहे हैं? ये भी बताइएगा, डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाम आप व्हाइट हड्डी बता दिए हैं। तो इस 14 बोन को क्या नाम दिया? 14 बोन को कोई नाम नहीं दिया गया है। इन 14 बोन को फेशियल रीजन बोन कहा जाएगा। इन 14 हड्डियों को फेशियल रीजन बोन कहा जाएगा, और इन 8 हड्डियों की भी कोई नाम नहीं है, नाम है लेकिन हमें याद रखना है ये 8 हड्डी क्रेनियम रीजन बोन कहलाएंगे। कान की हड्डी को याद करना पड़ेगा, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, मेलियस, स्टेप, इनकेस। अच्छा, कुछ को व्हाइट नामक, हमारा जो मुख गुहा है, मुख गुहा के निचले जबड़े में, मुख गुहा का जो निचला जबड़ा है दोस्तों, निचला जबड़ा, इसके ऊपर में एक यू अंग्रेजी वर्णमाला का हड्डी है जिसको व्हाइट कहते हैं। तो व्हाइट नामक हड्डी में कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। ये हड्डी मुख गुहा के नीचे वाले जबड़े के नीचे अवस्थित रहता है, नीचे वाले जबड़े के नीचे अवस्थित रहता है। ठीक है, शशि कुमार पूछे नाक में
कितनी हड्डी होती है? नाक में हड्डियों की संख्या डिफाइन नहीं है। नाक की हड्डी को फेशियल रीजन कहा जाता है, नाक की हड्डी को फेशियल रीजन के अंतर्गत रखा जाएगा और टोटल फेस मिलाकर 14 हड्डियां हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आइए दोस्तों, आप तो समझ ही गए हैं कि खोपड़ी वाले भाग में कुल बोन की संख्या 29 हो गया है। कौन भी शामिल है दोस्तों? कौन भी शामिल है? अब इसके बाद गर्दन वाला इलाका चालू होता है। इसके बाद कौन इलाका चालू होता है? गर्दन वाला इलाका चालू होता है। तो निश्चित तौर पर खोपड़ी के नीचे हमें गर्दन वाले इलाके को देखना पड़ेगा। ठीक है, गर्दन वाले इलाके को देखना पड़ेगा कि यहाँ कितनी हड्डी है। तो दोस्तों, खोपड़ी के नीचे से शुरुआत होने लगती है रीढ़ की हड्डी का। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजी में वर्टिब्रल कुलुम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कुलुम कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर खोपड़ी के नीचे आते हैं दोस्तों, खोपड़ी के नीचे आते हैं तो खोपड़ी के नीचे से किस हड्डी की शुरुआत हो जाती है? रीढ़ की हड्डी की शुरुआत हो जाती है, वर्टिब्रल कुलम की शुरुआत हो जाती है। और रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क खोपड़ी के निचले भाग से लेकर के पीठ के अंतिम हिस्से तक फैला रहता है। पीठ के बीचों बीच अंतिम तक फैला रहता है दोस्तों, फैला नहीं रहता है, एक हड्डी से हड्डी जुड़ा रहता है। तो और रीढ़ की हड्डियों की संख्या कुल कितनी है? 26 है। रीढ़ में कुल कितना हड्डी है दोस्तों? 26 हड्डियां है। रीढ़ में कुल कितना हड्डियां है? 26 हड्डियां है। तो अगर आप खोपड़ी के नीचे आकर देख रहे हैं, दोस्तों, तो खोपड़ी के नीचे इलाका शुरू होता है रीढ़ की हड्डी का। रीढ़ में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो वयस्क अवस्था में रीढ़ में हड्डियों की कुल संख्या 26 होती है। वयस्क अवस्था में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 26 होती है। और यह रीढ़ की हड्डी कैसे व्यवस्थित होती है? तो रीढ़ की हड्डी खोपड़ी से जुड़ करके पीठ के बीचों बीच पीठ के अंतिम हिस्से तक फैले रहते हैं। और जो आप इस गर्दन की बात कर रहे हैं दोस्तों, इस गर्दन वाले भाग में हड्डियों की उपस्थिति रहती है, लेकिन किस हड्डी की उपस्थिति रहती है? रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति रहती है दोस्तों। रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति रहती है किस हिस्से में? गर्दन वाले हिस्से में। किस हिस्से में दोस्तों? गर्दन वाले हिस्से में। तो गर्दन वाले हिस्से में रीढ़ की हड्डियां उपस्थित रहते हैं। रीढ़ की हड्डियां खोपड़ी से लग करके पीठ के बीचों बीच पीठ के अंतिम हिस्से तक फैला रहता है। और रीढ़ के इस पांच हड्डी को दोस्तों, रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रल कुलुम कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को, और रीढ़ की हड्डी की कुल संख्या 26 होती है। अब रीढ़ के जो कुल हड्डियों की संख्या 26 है दोस्तों, रीढ़ के कुल हड्डियों की संख्या जो 26 है, उन 26 रीढ़ की हड्डियों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। सर्विकल की संख्या कितनी है? 7। दूसरा थोरेसिस की संख्या कितना है? 12। तीसरा लुम्बर की संख्या कितनी है? 5। चौथा सेक्रम की संख्या कितनी है? 1। और पांचवा कॉक्जियल की संख्या कितनी है? 1। और इस तरह से क्या 26 पूरे गए हैं? 5 2 7 7 7 14 14 12 26। तो रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 26 है। और 26 रीढ़ की हड्डियों की संख्या को 26 रीढ़ की हड्डियों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 5 भागों में बांटा गया है। सर्विकल, थोरेसिस, लुम्बर, सेक्रम और कॉक्जियल। अब देखिए, रीढ़ का हड्डी का जो हिस्सा गर्दन वाले इलाकों में है, रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा गर्दन वाले इलाकों में है, वो सर्विकल कहते हैं। ठीक है, यानी कि सर्विकल रीढ़ की हड्डी किस भाग में है? गर्दन वाले भाग में है। ठीक है, थोरेसिस किस वाले भाग में है? छाती वाले भाग में, यानी कि छाती के अपोजिट जो पीठ है, वहां पर जो रीढ़ की हड्डी है उसकी संख्या कुल 12 है, थोरेसिस। अब ये देखिए, लुम्बर वाला कहां चला गया? लुम्बर वाला दोस्तों पेट वाले हिस्से की, यानी पेट वाले हिस्से के अपोजिट जो रीढ़ की हड्डियां है वो हो गया लुम्बर। पेट वाले हिस्से के अपोजिट जो पीठ पर रीढ़ की हड्डियां है वो हो गया क्या? लुम्बर। फिर उसके नीचे सेक्रम नामक एक हड्डी होती है। और रीढ़ की जो अंतिम हड्डी होती है कॉक्जियल, कॉक्जियल हड्डी जो है ना, यह एक तरह से हमारे शरीर का अवशेषी हड्डियां है, इसका कोई काम नहीं है। कॉक्जियल हड्डी उस जंतु में काम करते हैं। रीढ़ की अंतिम हड्डी कॉक्जियल उस जंतु में उपयोगी है जिस जंतु में पूंछ होते हैं। बंदर हो गया, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सबका जो पूंछ होता है वो उसके रीढ़ के अंतिम हड्डी कॉक्जियल से जुड़े रहते हैं। और चूंकि मानव में तो पूंछ नहीं होते हैं, लेकिन रीढ़ की अंतिम हड्डी में कॉक्जियल होता है, लेकिन मानव में पूंछ नहीं होने के कारण इस हड्डी की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है हमारे शरीर में। लेकिन कॉक्जियल हड्डी की उपस्थिति मानव शरीर में यह बताता है कि करोड़ों वर्ष पहले जो मानव के पूर्वज रहे होंगे, निश्चित ही उसको पूंछ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रीढ़ की जो अंतिम हड्डी है कॉक्जियल, वह मानव के शरीर में कोई उपयोग के नहीं है, क्योंकि मानव में तो पूंछ होते नहीं है। लेकिन कॉक्जियल हड्डी की उपस्थिति हमें यह समझा देता है कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे करोड़ों वर्ष पहले, निश्चित ही दोस्तों उनमें पूंछ रहा होगा। और इससे डार्विन के उस सिद्धांतों को भी समर्थन मिलता है, जिन सिद्धांतों की बदौलत यह समझा जाता है कि बंदर से ही मानव का विकास हुआ है। दोस्तों, तो रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या 26 होती है। रीढ़ की हड्डियां खोपड़ी से जुड़ करके पीठ के बीचों बीच अंतिम पीठ के हिस्से तक फैला रहता है। और रीढ़ की हड्डियों की अगर स्थिति को देखिएगा दोस्तों, रीढ़ की हड्डियों की उपस्थिति को देखिएगा तो शुरुआत में रीढ़ की हड्डी बड़ी होती है। बड़े होते हैं, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डियां क्या होते जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डियां क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो रीढ़ की हड्डियां जिसमें टोटल 26 बोन व्यवस्थित है, तो ये सारे बोन एक जैसे नहीं है दोस्तों, रीढ़ के ऊपर वाला हड्डी काफी चौड़ा है, फिर उसके नीचे चौड़ाई धीरे धीरे घटती जाती है। और रीढ़ की जो अंतिम हड्डी है कॉक्जियल, बहुत पतला हो जाता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि इसे रीढ़ की हड्डी की सबसे बड़ी विशेषता है कि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच वाले क्षेत्र को न्यूरल कैनाल कहा जाता है। रीढ़ की
रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? न्यूरल कैनाल कहा जाता है। न्यूरल कैनाल कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी के जो बीचों बीच वाला एरिया होता है दोस्तों, बीचों बीच वाला एरिया होता है, उसे न्यूरल कैनाल कहा जाता है। और न्यूरल कैनाल में ही पाया जाता है छोटा मस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कोड, हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु। तो रीढ़ की हड्डी की महत्व यह है दोस्तों कि इसमें छोटा मस्तिष्क रहता है, अर्थात मेरु रज्जु रहता है। मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच रहता है, बीचों बीच रहता है, बीचों बीच रहता है दोस्तों। और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच के हिस्सा को न्यूरल कैनाल कहते हैं दोस्तों। ये रीढ़ की हड्डियों का हम रीढ़ की हड्डियों की व्यवस्था को बता रहे हैं। रीढ़ की हड्डी इसी तरह 26 जुड़े होते हैं, और ये व्यवस्था ये बता रहा है कि रीढ़ की पहली हड्डी काफी बड़ा, धीरे 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 क्या होते जाता है? छोटा हो जाता है। क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है। ठीक है। और रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या 26 है। 26 नहीं पूरा है, 5 7 5 12 12 24 25 26 पूरी गया। सर्विकल, रीढ़ की हड्डी का जो भाग गर्दन वाले क्षेत्र में है उसे सर्विकल कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 7। रीढ़ की हड्डी का वो हिस्सा जो छाती के अपोजिट वाले साइड, छाती के अपोजिट पीठ पर जो रीढ़ की हड्डियां हैं उसे थोरेसिस कहते हैं, उसकी संख्या 12। पेट के अपोजिट पीठ पर जो रीढ़ की हड्डियां हैं उसे लुम्बर कहते हैं, उसकी संख्या कितनी? 5। लुम्बर के नीचे सैक्रम नामक हड्डी और एक अवशेषी रीढ़ की हड्डी के रूप में कॉक्सियल उपस्थित है। तो कुल 26 गुड्डू यादव तो पूछ चुका है, 26 पूछ चुका है दोस्तों। तो 26 रीढ़ की हड्डियों को आप समझ चुके हैं, रीढ़ की हड्डियों को समझ चुके हैं दोस्तों, रीढ़ की हड्डियों को समझ चुके हैं। तो अगर आप गर्दन वाले भाग को देखें, गर्दन वाले भाग को देखें तो इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 हड्डी, इसमें 8 हड्डी, इसमें 14 हड्डी और एक हड्डी वाइड, एक हड्डी वाइड। तो अगर आप गर्दन वाले क्षेत्र को देखेंगे तो गर्दन वाले क्षेत्र में कितना हड्डी आ गया? 7 हड्डी आ गया। लेकिन आपको याद रखना कि ये 7 हड्डी रीढ़ की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं। और गर्दन वाले भाग में सर्विकल रहता है। क्या रहता है? सर्विकल रहता है, सर्विकल रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? रीढ़ की हड्डियां समझ गए, खोपड़ी क्लियर हो चुका है, गर्दन क्लियर हो चुका है, पीठ क्लियर हो चुका है। आइए दोस्तों अब थोड़ा हम कंधा को क्लियर कर लेते हैं, कंधा को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। कंधे वाले क्षेत्र को पेक्टोरल ग्राइडल कहते हैं। आइए एक बार फिर से डायग्राम समझा देते हैं, और एकदम आसान डायग्राम आपके सामने रखे हैं कि ताकि एग्जाम में प्रश्न बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप तो मेडिकल की तैयारी कर नहीं रहे हैं कि आपको प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, और प्रश्नों को उत्तर देने के लिए जो जबरदस्त डायग्राम की आवश्यकता है वो हम बनाकर दिखा रहे हैं आपको। इससे आपको आसानी से याद रहेगा। और बड़ा और लेंथी डायग्राम ले आएंगे, आपको लगेगा कि मजा तो आएगा पढ़ने, लेकिन क्वेश्चन बनाने में फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इजी डायग्राम जो आपको सिर्फ टॉप कराने के मतलब रखता है। ठीक है, और हमें सिर्फ टॉप करना है, मेडिकल की तैयारी तो करनी नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों, क्रेनियम रीजन में कितना? 8। फेशियल रीजन में 14। मुखगुहा के नीचे की हड्डी को क्या कहते हैं? व्हाइट कहते हैं। कर्ण में हड्डियों की संख्या कितनी? 3। एक कर्ण में 3, दूसरे कर्ण में भी 3। गला में कितना? 7। लेकिन गला की हड्डी किसका भाग है? गर्दन, सॉरी रीढ़ की हड्डी का भाग है। और रीढ़ में हड्डियों की संख्या 26। और अब आते हैं कंधा वाले क्षेत्र में, अब आते हैं कंधा वाले क्षेत्र में। और कंधा वाले क्षेत्र को दोस्तों कहते हैं पेक्टोरल ग्राइडल, पेक्टोरल ग्राइडल कहते हैं। कंधा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? पेक्टोरल ग्राइडल कहते हैं। कंधा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? पेक्टोरल ग्राइडल कहते हैं। कंधा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? पेक्टोरल ग्राइडल कहते हैं। और इसमें दोनों तरफ 2-2 हड्डी, इसमें दोनों तरफ कितनी हड्डी? 2-2 हड्डी, दोनों तरफ 2-2 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों। और इन दोनों हड्डियों में से एक का नाम है क्लेविकल, क्लेविकल, और दूसरा का नाम है एस्केपुला, 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 क्लेविकल एस्केपुला, क्लेविकल एस्केपुला, क्लेविकल एस्केपुला। तो मानव के कंधे वाले क्षेत्र को, मानव के कंधे वाले क्षेत्र को हम पेक्टोरल ग्राइडल कहते हैं। मानव के कंधे वाले क्षेत्र को पेक्टोरल ग्राइडल कहते हैं। और इस कंधे वाले दोनों तरफ हड्डियों की कुल संख्या 2-2 4 होती है, 2-2 4 होती है। एक तरफ एक क्लेविकल एस्केपुला, दूसरी तरफ क्लेविकल एस्केपुला, यानी कंधे वाले में बाएं दाएं क्लेविकल, बाएं दाएं एस्केपुला। और इस तरह से दोस्तों कंधे वाले क्षेत्रों में हड्डियों की संख्या कुल मिलाकर कितनी हो गई? 4 हो गई दोस्तों। तो खोपड़ी क्लियर है, गर्दन क्लियर है, पीठ क्लियर है, और क्या क्लियर हो गया? कंधा क्लियर हो गया। आइए दोस्तों अब पीठ के अपोजिट छाती वाले हिस्से को हम देखते हैं, पीठ के अपोजिट छाती वाले हिस्से को देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। खोपड़ी में कितना हड्डी, गर्दन में कितना हड्डी, पीठ पर कितना हड्डी, कंधा में कितना हड्डी, क्या क्लियर हो चुका है? तब हम छाती वाले हिस्से पर आएंगे। गुड्डू यादव, चंदन बिंद, क्लियर सर। आ जाते हैं छाती वाले हिस्से पर, छाती वाले हिस्से पर आ जाते हैं, छाती वाले हिस्से पर। तो डायग्राम फिर से एक बार, हड्डी ऊपर 8, नीचे 14, कान में 3, दोनों कान मिलाकर 6, गर्दन में दोस्तों 7। कंधा क्लियर हो चुका है, 2-2 क्लियर है। और एक व्हाइट, यहाँ पर यू अक्षर बना देते हैं, और यू अक्षर समझ जाइएगा ये व्हाइट है। क्लियर है। अब पीठ को तो दर्शा नहीं सकते हैं। अब आ जाते हैं छाती वाले हिस्से पर दोस्तों, छाती वाले हिस्से पर इसी डायग्राम में समझते हैं। छाती वाला हिस्सा, छाती वाला जो हिस्सा देखिएगा दोस्तों, इसके बीच में एक हड्डी है, बीच में एक हड्डी है। और छाती वाले हिस्से के बीचों बीच जो हड्डियां हैं, बीचों बीच जो हड्डियां हैं उसे एस्टर्नम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एस्टर्नम कहते हैं, एस्टर्नम कहते हैं। एकदम छाती के बीचों बीच जो हड्डियां हैं उसे एस्टर्नम कहते हैं। और एस्टर्नम से लगा होता है पसली, एस्टर्नम से लगा होता है पसली, एस्टर्नम से लगा होता है पसली। एस्टर्नम हड्डी से ही जुड़ा रहता है पसली, एस्टर्नम हड्डी से ही जुड़ा रहता है दोस्तों। क्या? पसली, पसली जुड़ा रहता है दोस्तों, पसली जुड़ा रहता है, पसली। ठीक है, एस्टर्नम वाले हड्डी से ही क्या जुड़ा रहता है? पसली जुड़ा रहता है, पसली जुड़ा रहता है। ये जो हड्डी देख रहे हैं ये पसली कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिब्स कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? पसली कहते हैं। और पसली जो छाती के बीचों बीच वाले हड्डी से जुड़ा रहता है उसे कहते हैं एस्टर्नम। और पसली दोस्तों 12 जोड़ा होता है। 12 जोड़ा करने का मतलब टोटल पसली की हड्डियों की संख्या 24 होता है। इसको जोड़ा में क्यों बोलते हैं? तो आप देख रहे हैं कि एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, तो ये जोड़ा के रूप में ही एस्टर्नम से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम पसली कितनी है इसको 24 न बोलकर 12 जोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 जोड़ा बोलते हैं। 12 जोड़ा। एस्टर्नम की संख्या बिल्कुल 1 होता है मनोज कुमार, और इसी एस्टर्नम के हड्डी से जुड़ा होता है पसलियां, इसी एस्टर्नम के हड्डी से जुड़ा होता है पसलियां। अब थोड़ा सा आप दिमाग को
खुला करिए थोड़ा सा, अब जो बात बता रहे हैं उसको समझिए। ये जो 12 जोड़ा पसलियां है ये आगे एस्टर्नम से जुड़ा रहता है और 12 जोड़ा पसलियां पीछे, 12 जोड़ा पसलियां पीछे रीढ़ की हड्डियों से जुड़ा होता है। क्लियर बात समझ गया आप? ये जो 12 जोड़ा पसली है यह आगे एस्टर्नम से जुड़ जाता है और ये 12 जोड़ा पसलियां पीछे हमारे रीढ़ की हड्डियों से जुड़ा रहता है। 12वां जोड़ा पसलियां, 12 जोड़ा जो पसलियां है यह छाती की ओर एस्टर्नम हड्डी से जुड़ा रहता है और पसलियां देख रहे हैं इधर मुड़ करके ये सारे पसलियां पीछे में जाकर के रीढ़ की हड्डियों से जुड़ जाता है और रीढ़ की जिस हड्डी से जुड़ता है वो है आपका थोरेसिस, वो है आपका दोस्तों क्या थोरेसिस, जिसमें कुल कितना हड्डी था? थोरेसिस रीढ़ की हड्डी में कुल कितना हड्डी था? 12 हड्डी था और पसलियां भी कितना है? 12 जोड़ा है। पसलियां भी कितना है? 12 जोड़ा है। तो पसलियां आगे की तरफ छाती वाले हिस्से में एस्टर्नम हड्डी से जुड़ा होता है और पसलियां पीछे की तरफ जाकर के रीढ़ की हड्डियों से जुड़ जाता है और पीछे की तरफ जो रीढ़ की हड्डियों से जुड़ता है वो है आपका थोरेसिस वाला रीढ़ की हड्डियां। और इस तरह से पसलियां, एस्टर्नम हड्डी और रीढ़ की थोरेसिस हड्डी एक पिंजरे के समान संरचना का निर्माण करती है जिसे रिब केज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं, रिब केज कहते हैं, रिब केज कहते हैं, रिब केज कहते हैं। रिब केज में क्या क्या आते हैं? रिब केज में रिब तो आते ही आते हैं, उसके बाद एस्टर्नम आते हैं, उसके बाद एस्टर्नम आते हैं और उसके बाद थोरेसिस बोन आते हैं। क्या आते हैं? थोरेसिस बोन। तो रीढ़ की हड्डियां बीचों बीच दोस्तों, बीचों बीच एस्टर्नम से अब पीछे जाकर के वो किससे जुड़ जाता है? थोरेसिस हड्डी से जुड़ जाता है और इस तरह एक केज का निर्माण होता है, रिब केज का निर्माण होता है। इसी रिब केज में हमारे फेफड़ा सुरक्षित है, इसी रिब केज में हमारे हृदय भी सुरक्षित है, इसी रिब केज में हमारे फेफड़ा और हृदय दोनों सुरक्षित है दोस्तों। तो रिब केज का निर्माण कौन करता है? पसलियां करता है, एस्टर्नम करता है, थोरेसिस करता है, थोरेसिस रीढ़ की हड्डियां करता है। कैसे करता है? तो पसलियों आगे में जुड़ा रहता है एस्टर्नम से, पीछे जुड़ा रहता है रीढ़ की हड्डी से। एस्टर्नम यानी पसली की हड्डी आगे जुड़ा रहता है एस्टर्नम से, पीछे जुड़ा रहता है रीढ़ की हड्डियों से। और पसलियों 12 जोड़ा पसलियों जिस रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है वो है थोरेसिस रीढ़ की हड्डी और इस तरह से एक रिब केज का निर्माण होता है। और रिब केज की खासियत यह है दोस्तों कि सबसे व्यस्त अंग हृदय इसी रिब केज में सुरक्षित है और लंग्स यानी कि फेफड़ा इसी रिब केज में सुरक्षित है, इसी रिब केज में सुरक्षित है दोस्तों, इसी रिब केज में सुरक्षित है। चलिए, शशि कुमार कह रहा है बिट्टू सर का मतलब दरोगा, दरोगा का मतलब बिट्टू सर। वाह ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरोगा होगा, अगर दरोगा होगा, होगा ही होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत होगा, आपकी बदौलत होगा। हमारा काम सिर्फ यही है दोस्तों कि हम आपको क्वेश्चन एक जगह करके दे दिए हैं। हमारे नोट में ढेर सारे क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन हम बनाए नहीं है, वो क्वेश्चन भिन्न भिन्न स्रोतों से हम एक जगह इकट्ठा किए हैं और वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें समय देना पड़ेगा और आपके पास समय नहीं है। तो आपके पास क्वेश्चनों को इकट्ठा करने का जो समय नहीं है वो काम हम आपको कर रहे हैं और वो क्वेश्चन को कैसे आपको याद करना है वो बात हम आपको बता रहे हैं। और याद आपको करना है, दिन रात आपको लगना है, इसीलिए दरोगा जो बनिएगा सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मेहनत से बनिएगा दोस्तों, ठीक है ना। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको बेहतरीन स्रोत से बेहतरीन बातों को निकालकर आपके सामने इस तरह से परोस दे कि आप उसे आसानी से याद करके टॉप कर जाए दोस्तों, यही हमारी कोशिश रहती है। तो हमको लगता है कि मस्त बिहार दरोगा थर्ड बैच कब खुलेगा? बस दिन रात एक करके हम सेंटर को बनाने में लगे हुए हैं, भीड़ के कारण भीड़ ना हो जाए और किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नए सेंटर की जल्द से जल्द शुरुआत करने की कोशिश में है। और ये हमको लगता है सरस्वती पूजा के बाद हो जाएगा। दिन रात 2 सेक्टर में मजदूर उसमें काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा और उसके बाद सारे बैच को खोल देंगे और सारा बैच खुल ही जाएगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया, खोपड़ी क्लियर हो गया, गर्दन क्लियर हो गया, कंधा क्लियर हो गया और छाती क्लियर हो गया। अब पीठ तो रीढ़ की हड्डी को लेकर क्लियर कर ही दिए थे। अब आप समझिए रिब केज का निर्माण कैसे हुआ आप देख लिए हैं। अब जो दोस्तों रिब्स होते हैं, रिब्स वो तो आपको देखे कि ये जो एस्टर्नम हड्डी है, एस्टर्नम हड्डी है, एस्टर्नम हड्डी से पसलियां जुड़ा हुआ है, पसलियां जुड़ा हुआ है किससे? एस्टर्नम हड्डी से, एस्टर्नम हड्डी से। और पसलियों की संख्या कितना है? 12 जोड़ा है। पसलियों की संख्या कितना है? 12 जोड़ा है। और पसलियां आगे में एस्टर्नम से, पीछे में थोरेसिस रीढ़ की हड्डी से, थोरेसिस रीढ़ की हड्डी से। तो रिब्स में 12 जोड़ा जो पसलियां होता है, 12 जोड़ा पसलियां, ये 12वां जोड़ा पसलियां पीछे की रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। ये 12वां जोड़ा जो पसलियां है आगे एस्टर्नम हड्डी से जुड़ा रहता है, आगे एस्टर्नम हड्डी से जुड़ा रहता है। लेकिन ये 12वां जोड़ा पसलियां, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 12वां जोड़ा पसलियां पीछे की रीढ़ की हड्डियों से जुड़ा रहता है और थोरेसिस रीढ़ की हड्डियां भी 12 आप देख लिए थे। अब पसलियां भी कितना है? 12 जोड़ा। तो एक एक जोड़ा पसलियां जो है पीछे की तरफ पीठ वाले हिस्से पर थोरेसिस से जुड़ जाता है। लेकिन आगे का जो एस्टर्नम है दोस्तों, आगे का जो एस्टर्नम है उससे सारी जोड़ा पसलियां नहीं जुड़ा होता है। होता क्या दोस्तों कि एस्टर्नम से केवल पहला जोड़ा से लेकर के 7वां जोड़ा ही जुड़ा रहता है, ठीक है, पहला जोड़ा से लेकर के 7वां जोड़ा। तो पसलियां जो 12 जोड़ा है दोस्तों, वो 12वां जोड़ा पसलियां छाती के आगे के बीचों बीच जो एस्टर्नम हड्डी है उससे जुड़ा नहीं रहता है। एस्टर्नम से पहला जोड़ा से लेकर के 7वां जोड़ा पसलियां ही एस्टर्नम से जुड़ा रहता है। पहला जोड़ा से लेकर के 7वां जोड़ा, पहला जोड़ा से लेकर के 7वां जोड़ा पसली ही एस्टर्नम से जुड़ा रहता है। और अगर आप 8वां 9वां की बात करिएगा, 8वां जोड़ा, ठीक है, 9वां जोड़ा, 8वां जोड़ा, 9वां जोड़ा और 10वां जोड़ा पसली जो है ये जुड़ा रहता है किससे? ये जुड़ा रहता है 7वां जोड़ा से, ठीक है, ये जुड़ा रहता है 7वां जोड़ा से और एक उपास्थि से जुड़ा होता है, हाइलिन, ठीक है, एक उपास्थि से जुड़ा रहता है और उसका नाम क्या है? कार्टिलेज। उसका नाम क्या है? कार्टिलेज है। तो एस्टर्नम से पहला जोड़ा से लेकर के 7वां जोड़ा ही पसलियां जुड़ी रहती है। 8वां 9वां 10वां जोड़ा जो पसली है वो हाइलिन उपास्थि के द्वारा 7वां से जुड़ा होता है और 7वां जुड़ा होता है एस्टर्नम से। यानी कि ये जो देख रहे हैं अंतिम 7वां जोड़ा जो एस्टर्नम से है, इससे एक हाइलिन उपास्थि लगी होती है और हाइलिन उपास्थि के द्वारा 8वां 9वां 10वां 7वां से 7वां एस्टर्नम से। तो आप कह सकते हैं कि 8वां 9वां 10वां जोड़ा पसलियां एस्टर्नम से डायरेक्ट न जुड़कर 8वां 9वां 10वां जोड़ा पसलियां, 8वां 9वां 10वां जोड़ा पसलियां हाइलिन उपास्थि के द्वारा 7वां से जुड़ा होता है और 7वां एस्टर्नम से जुड़ा होता है। यही
यही कारण है दोस्तों कि पहला जोड़ा से लेकर के सातवां जोड़ा को सत्य पसली कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य पसली कहते हैं। और आठवां, नववां और दसवां जोड़ा को, आठवां, नववां और दसवां जोड़ा को हम असत्य पसली कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य पसली कहते हैं। पहला से लेकर सातवां जोड़ा तक की पसली जो एस्टर्नम से जुड़ी होती है उसे सत्य पसली कहते हैं। आठवां, नववां, दसवां जोड़ा पसलियां डायरेक्ट एस्टर्नम से ना जुड़ करके हाइलिन उपास्थि के द्वारा सातवां जोड़ा पसली से जुड़ा होता है और सातवां एस्टर्नम से जुड़ा होता है। आठवां, नववां और दसवां जोड़ा जो पसलियां है उसे हम असत्य पसली कहते हैं, उसे हम असत्य पसली कहते हैं। अब बच गया 11वां जोड़ा। 11वां जोड़ा और 12वां जोड़ा अगर पसली की बात करिएगा, 11वां जोड़ा और 12वां जोड़ा पसली को बात करिएगा, इसे फ्लोटिंग रिब कहते हैं। और ये पसलियां 11वां और 12वां जोड़ा पसलियां आगे में रहता ही नहीं है, पीछे ही रहता है। 11वां 12वां जोड़ा पसलियां सिर्फ थोरेसिस रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है, वो आगे आ ही नहीं पाता है, यानी कि छाती की तरफ सही पहला से लेकर सातवां जोड़ा ही पसलियां रहता है। ठीक है, 8वां 9वां 10वां तो आगे आ भी जाता है, लेकिन 11वां जोड़ा पसलियां और 12वां जोड़ा पसलियां आगे आता ही नहीं है। 11वां जोड़ा पसलियां और 12वां जोड़ा पसलियां आगे आता ही नहीं है दोस्तों, पीछे ही रह जाता है। आगे आता ही नहीं है दोस्तों, पीछे ही रह जाता है। आगे आता ही नहीं दोस्तों, पीछे ही रह जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक बार पुनः समझिए। एक हो गया आपका टूरू रिब्स, दूसरा हो गया फॉल्स रिब्स, दूसरा हो गया फॉल्स रिब्स, तीसरा हो गया आपका क्या? तीसरा हो गया फॉल्स रिब्स, तीसरा हो गया आपका फ्लोटिंग रिब्स। टूरू रिब्स में पहला से लेकर सातवां, आठवां, नववां, 10वां फॉल्स रिब्स और 11वां और 12वां जोड़ा पसली जो है आपका फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। आपका फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है, फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया। आइए एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं फिर से। क्लियर हो गया है ये 8 और 14, एक यू आकार का व्हाइट बोन, उसके बाद दोस्तों कान में हड्डियों की संख्या 3 और इस तरफ भी 3। गला में हड्डियों की संख्या कितनी? गला में हड्डियों की संख्या 7, लेकिन ये किस हड्डी का भाग है? रीढ़ की हड्डी का भाग है। उसके बाद इसमें कितना हड्डी? दो हड्डी। अब उसके बाद दोस्तों एस्टर्नम हड्डी है। उसके बाद क्या है दोस्तों? एस्टर्नम हड्डी है। एस्टर्नम हड्डी से जुड़ा हुआ है रीढ़ की हड्डी, जुड़ा हुआ है क्या? रीढ़ की हड्डी और कुल भाग, इस भाग में 12 जोड़ा पसलियां, तो 12 दूनी 24 और एक एस्टर्नम, तो कुल कितने हड्डी? छाती वाले इलाके में कुल कितने हड्डी? 25 हड्डी। 12 जोड़ा पसलियां, 12 दूनी 24, एक एस्टर्नम, 24 एक 25 हड्डी। तो इस क्षेत्र में आपका 25 हड्डी हो गया, इस क्षेत्र में आपका 25 हड्डी हो गया। चलिए यहां तक डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? एस्टर्नम रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ा होता है, एस्टर्नम छाती के बीचों बीच और रीढ़ की हड्डी पीठ के बीचों बीच, दोनों जुड़ा हुआ नहीं रहता है। कहिए दोस्तों यहां तक का डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? देख लीजिए हड्डियों की स्थिति। 26 इसलिए लिख दिया है कि पीठ वाले हिस्सा पे टोटल 26 और ये 7 उसी 26 का भाग है। सत्यबाई स्टूडेंट गुंजन कुमार बताइएगा टोटल यहां तक का डायग्राम आपको समझने याद हुआ कि नहीं, वो बोलिए। गुड्डू कुमार, राहुल कुमार, कविता सानी, हसन राजा, सुधीर कुमार, चंदन बिंद। एक्जियल का पार्ट है? नहीं पूरा एक साथ बता रहे हैं। एक्जियल में क्या क्या आ रहा है वो देख लेना। एक्जियल में खोपड़ी आ रहा था और क्या आ रहा था? खोपड़ी आ रहा था और आ रहा था वर्टिब्रल कॉलम आ रहा था और क्या आ रहा था? एस्टर्नम आ रहा था और क्या आ रहा था? रिब आ रहा था। तो एक्जियल में क्या क्या आ रहे हैं? 25 क्यों लिखे हैं? 12 जोड़ा पसली तो 12 दूनी 24 और बीच में एक एस्टर्नम जिसे पसली जुड़ा हुआ था 24 से 25 हड्डी, इसलिए 25 हड्डी लिख लिए हैं। आइए दोस्तों अब आते हैं कमर वाले क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। कमर वाले क्षेत्र को पेल्विक ग्राइडल कहते हैं। कमर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? पेल्विक ग्राइडल कहते हैं। और इस क्षेत्र में एक हड्डी होता है। पेल्विक यानी कि कमर वाले क्षेत्र को हम पेल्विक ग्राइडल कहते हैं। और इस क्षेत्र में दोनों तरफ एक हड्डियां होती है। इस क्षेत्र में दोनों तरफ एक हड्डियां होती है। इस क्षेत्र में दोनों तरफ एक हड्डियां होता है। इस क्षेत्र में दोनों तरफ कितनी हड्डियां होता है? एक हड्डियां होता है। और समझ जाइए दोस्तों कि ये जो कमर वाले क्षेत्र में एक हड्डियां होता है, तो शुरुआत में यहां पर 3 हड्डियां होता है जिसका नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। यानी कि शुरुआत में इस कमर वाले क्षेत्र में जो पेल्विक ग्राइडल होता है, इस पेल्विक ग्राइडल वाले क्षेत्र में 3 हड्डियां पाई जाता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अंत में यानी कि बैस के आते ये इलियम, इस्चियम, प्यूबिस नामक हड्डियां जुड़ करके केवल एक हड्डियां बच जाता है। इसीलिए पेल्विक वाले क्षेत्र में केवल आपको दोनों तरफ एक हड्डियां यानी कुल 2 हड्डियां आपके कमर वाले क्षेत्र में या पेल्विक वाले क्षेत्र में, तो क्लियर है डायग्राम? यहां तक का डायग्राम क्लियर है दोस्तों? पेल्विक वाले क्षेत्र में शुरुआत में तो 3 हड्डियां आती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। शुरुआत में जो 3 हड्डियां आता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, लेकिन अंत में ये तीनों हड्डियां मिलकर के मात्र एक हड्डी बन जाता है। और इस तरह से दोस्तों आपके कमर वाले हिस्से में दोनों तरफ मात्र एक हड्डियां बचती है। अब दोस्तों आ जाइए हाथ और पैर पर आते हैं। अब आप जानते हैं कि पेक्टोरल ग्राइडल से हाथ जुड़े होते हैं और पेल्विक ग्राइडल से पैर जुड़े होते हैं। पैर को हम हिंड लिम्ब कहते हैं, और हाथ को दोस्तों क्या कहते हैं? फोर लिम्ब कहते हैं। तो अब हम पेक्टोरल ग्राइडल से जुड़े हाथ और पेल्विक ग्राइडल से जुड़े पैर में हड्डियों की संख्या को समझेंगे दोस्तों। तो आइए हाथ पैर को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर लीजिए, फोर लिम्ब अथवा हाथ कंकाल तंत्र के किस हिस्से से जुड़े होते हैं? तो पेक्टोरल ग्राइडल से जुड़े होते हैं। हिंड लिम्ब और पैर कंकाल तंत्र के किस हिस्से से जुड़े होते हैं? तो पेल्विक ग्राइडल से जुड़े होते हैं।
चलिए पहले हाथ को क्लियर कर लीजिए दोस्तों। हाथ के जो ऊपरी हिस्से है, हाथ के जो ऊपरी हिस्से है, यहाँ पर केवल एक हड्डियां पाई जाती है, एक हड्डियां। हाथ के जो ऊपरी हिस्से है, यहाँ पर एक मोटी हड्डियां पाई जाती है और इसको कहते हैं ह्यूमेरस। क्या कहते हैं? ह्यूमेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमेरस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आइएगा तो दो हड्डियां पाई जाती है। हाथ के निचले हिस्से में दो हड्डियां, एक तरफ का रेडियस, एक तरफ का रेडियस और दूसरी तरफ का आल्ना, दूसरी तरफ का आल्ना, दूसरी तरफ का आल्ना। क्लियर हो गया? हाथ के ऊपरी हिस्से यानी ऊपरी बाहु इसको कहते हैं। यहाँ पर एक हड्डी उसका नाम है ह्यूमरस, और ह्यूमरस के नीचे दो पतली पतली हड्डी यानी ऊपर की तुलना में थोड़ा पतला, एक को रेडियस और दूसरे को आल्ना, एक को रेडियस दूसरे का आल्ना। अब आइए दोस्तों कलाई वाले क्षेत्र में, कलाई वाले क्षेत्र में, कलाई वाले क्षेत्र में हड्डी जो रहता है उसे कार्पियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पियल्स कहते हैं। और कार्पियल्स कुल मिलाकर 8 होता है। ये जो मुड़ता है दोस्तों इसको कलाई कहते हैं, कलाई कहते हैं, कलाई कहते हैं। ठीक है ना? कलाई कहते हैं। इस कलाई इसको कब्जे वाले भाग में कुल मिलाकर 8 हड्डियां हैं। उस 8 हड्डियों को क्या कहते हैं? कार्पियल्स कहते हैं, कार्पियल्स कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों हथेली वाले हिस्से में, हथेली वाले हिस्से में, हथेली वाले हिस्से में मेटाकार्पस, हथेली वाले हिस्से में कौन हड्डियां? मेटाकार्पस, मेटाकार्पस, जिसमें कितनी हड्डियां? 5 हड्डियां। और उसके बाद इलाका चालू होता है उंगली का, और उंगली की हड्डी को फेलेंजेस कहते हैं, उंगली की हड्डी को फेलेंजेस कहते हैं। और पांचों उंगली में कुल मिलाकर 14 बोन काम करते हैं, पांचों उंगली में कुल मिलाकर 14 बोन होते हैं। तो हाथ की स्थिति को देखिएगा तो हाथ के ऊपरी भाग में केवल एक हड्डी ह्यूमरस काफी मजबूत मोटा, ह्यूमरस के नीचे दो हड्डियां रेडियस और आल्ना। उसके बाद कलाई वाले भाग के, कलाई वाले जहां से मुड़ रहा है, कलाई वाले भाग की हड्डी को क्या कहते हैं? कार्पिल। कार्पिल में कितना हड्डियां? छोटे 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 8 हड्डियां हैं, छोटे छोटे 8 हड्डियां, छोटे छोटे 8 हड्डियां हैं। उसके बाद हथेली वाले हिस्से को ले लीजिए, हथेली वाले हिस्से को ले लीजिए, हथेली वाले हिस्से में मेटाकार्पस, हथेली वाले हिस्से में मेटाकार्पस। और मेटाकार्पस की संख्या कितनी? 5 है। मेटाकार्पस की संख्या कितनी है? 5 है। हथेली के बाद उंगली का इलाका चालू होता है। हाथ के उंगली में कौन हड्डी? फेलेंजेज। और पांचों उंगलियों में फेलेंजेज हड्डी की संख्या कितना? 14। पांचों हड्डी में फेलेंजेज हड्डी की संख्या कितना? 14। पांचों हड्डी में फेलेंजेज हड्डी की संख्या कितना? 14 होता है। कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। अब गिन लीजिए हड्डी कितना हाथ में? 1 2 3 8 3 11 5 16 16 14 30। एक हाथ में 30, दो हाथ में 60 बोन, दो हाथ में 7 बोन। हाथों में हड्डी की व्यवस्था कहिए दोस्तों, समझ गए? हाथी नहीं कहते, हाथ में हड्डी की व्यवस्था आप समझ गए दोस्तों। हाथ में टोटल हड्डी कितना है? 30 है। और कौन कौन मिलाकर 30 पूरी गई आप समझ चुके हैं कि नहीं? संजय कुमार, मनोज कुमार, गणेश कुमार। हाथ क्लियर, अजीत कुमार का हाथ क्लियर है। ऐसा ही कमल राज दीपांकर, रिपीट सर, रिपीट को बोले हैं, रिपीट मार ही देते हैं। हाथ के जो ऊपरी भाग है ह्यूमरस, हाथ के जो ऊपरी भाग है वहां पर ह्यूमरस हड्डी, हाथ के जो ऊपरी भाग है उसमें कौन हड्डी? ह्यूमरस। ठीक है? ह्यूमरस के नीचे कितना हड्डी? 2 हड्डी, एक का नाम रेडियस, एक का नाम रेडियस और दूसरा का नाम है आल्ना। उसके बाद कलाई, जहां से मुड़ रहा है इसको कहते हैं कलाई। कलाई वाले भाग में कितना हड्डी? कितना हड्डी? कितना से पहले ये जान लीजिए, यहाँ जो हड्डी है उसे कहते हैं कार्पेस। क्या कहते हैं? कार्पेस कहते हैं। और टोटल 8 है, बहुत छोटा छोटा हड्डी है। उसके बाद हथेली, हथेली 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 में 3 2 5, हथेली वाले हिस्से में मेटाकार्पल, हथेली वाले हिस्से में मेटाकार्पस, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पस। और इसकी संख्या कितनी? 5। और हथेली के बाद उंगली का इलाका चालू होता है। हथेली के बाद दोस्तों उंगली का इलाका चालू होता है, उंगली का इलाका चालू होता है। और उंगली में जो हड्डी है उसे फेलेंजेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलेंजेज कहते हैं। और पांचों उंगली में फेलेंजेज बोन की संख्या 14। और इस तरह से 1 2 3 8 3 11 5 16 14 कितना हो गया? 30। एक हाथ में 30, दोनों हाथ में 60 बोन होता है। एक हाथ में 30 है, दोनों हाथ में 60 बोन होता है। पांचों उंगली में फेलेंजेज हड्डियों की संख्या 14 होता है। और जब हम लिखते हैं दोस्तों, जब हम लिखते हैं तो कुल 14 हड्डियों में 8 हड्डियां काम करते हैं, कुल 14 हड्डियों में 8 हड्डियां काम करते हैं, कुल 14 हड्डियों में 8 हड्डियां काम करते हैं, 8 हड्डियां काम करते हैं। लिखते समय कुल उंगली की 14 हड्डियों में कितनी हड्डियां कार्यशील रहती है? तो 8 हड्डियां कार्यशील रहती है, 8 हड्डियां कार्यशील रहती है सामान्य तौर पर। अब कोई तय कर लेगा नहीं 2 उंगली से हम लिखावट करेंगे तो ये अलग बात है। सामान्य रूप से जब व्यक्ति अपनी उंगली से लिखता है तो वो अपनी उंगली के 14 हड्डियों में 8 हड्डियों का इस्तेमाल करता है, 14 हड्डियों में 8 हड्डियों का इस्तेमाल करता है दोस्तों। तो आइए एक बार, अब पेल्विक ग्राइडल वाले क्षेत्र से पैर जुड़ा रहता है, तो आइए पैर की स्थिति को समझ लीजिए। तो सबसे पहले पेल्विक ग्राइडल से आपका जुड़ा है पैर, पेल्विक ग्राइडल से, पेल्विक ग्राइडल से, पेल्विक ग्राइडल से जुड़ा है आपका पैर। ये याद रखना है, पेल्विक ग्राइडल, इससे जुड़ा है आपका पैर। और पैर की बात करिएगा दोस्तों, ऊपर वाला हड्डी जो है काफी मजबूत हड्डी, ऊपर वाला काफी मजबूत हड्डी। और इसका नाम है दोस्तों क्या? इसका नाम है फीमर। इसका नाम क्या है? फीमर। जहां एक और सबसे छोटी हड्डी कौन का स्टेप्स था, उसी तरह मानव शरीर के 206 हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। समान लंबाई के व्यक्ति में फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 48 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद दोस्तों घुटना वाला इलाका, घुटना वाला इलाका में एक हड्डी होता है, घुटना वाला इलाका में एक हड्डी होता है, उसको पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं, पटेला कहते हैं। पटेला के नीचे टांग में 2 हड्डियां, पटेला के नीचे टांग में 2 हड्डियां। ठीक है? एक का नाम है टिबिया, एक का नाम है टिबिया और दूसरा का नाम फेबुला। टिबिया और दूसरा का नाम फेबुला, टिबिया और दूसरा का नाम फेबुला, टिबिया दूसरा का नाम फेबुला। उसके बाद एरी, एरी वाले भाग में दोस्तों, एरी वाले भाग में टार्सल, एरी वाले भाग में टार्सल जिसमें हड्डियों की संख्या 7। उसके बाद तलवा, तलवा वाले भाग में कुल हड्डियों की संख्या 5 होता है। और तलवा वाले को भाग को कहते हैं मेटाटार्सल। क्या कहते हैं? मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। और मेटाटार्सल की संख्या कितनी? 5। अब आइए कि पैर की भी जो उंगली है वो भी 5 है। और पैर की भी उंगली में वही हड्डी जो हाथ में यानी फेलेंजेज,
फैलेंजेज हड्डी पाई जाती है, ठीक है, फैलेंजेज हड्डी पाई जाती है। और पैर के भी पांचों उंगली में कुल हड्डियों की संख्या कितना? 14 होता है। पैर के भी पांचों उंगलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितना? 14 होता है, 14 होता है। तो हाथ के भी उंगली में फैलेंजेज बोन और पैर के भी उंगली में फैलेंजेज बोन, हाथ के भी पांचों उंगलियों में कुल मिलाकर 14 बोन और पैर की भी पांचों उंगली मिलाकर कुल मिलाकर 14 बोन। तो इस तरह पैर के ऊपरी भाग में यानी कि जंघा से जुड़ा हुआ क्षेत्र में फीमर हड्डी पाई जाती है, घुटने वाले भाग में पटेला हड्डी पाई जाती है, घुटने के नीचे दो हड्डियां टिबिया फिबुला पाई जाती है, एरी वाले भाग में टार्सल हड्डी जिसकी संख्या 7 होती है, तलवे वाले भाग में मेटाटार्सल हड्डी जिसकी कुल संख्या 5 होती है और पैर के पांचों उंगली में कुल हड्डी मिलाकर फैलेंजेज 14 बोन होते हैं दोस्तों। इस तरह पैर में 1 2 3 4 5 9 7 16 14 30, एक पैर में 30, दोनों पैर में 60 बोन, यानी कि दोनों हाथ और पैर में दोनों हाथ और पैर में दोनों हाथ और पैर में हड्डियों की संख्या बराबर होती है, 30 30 होती है, 30 30 होती है, 30 30 होती है। और इस तरह से 2 से 6 हड्डी का डायग्राम दोस्तों आप समझ चुके हैं और पैर क्लियर हो गया होगा। अब एक बार बता दीजिए, तब हम समूचे डायग्राम एक साथ आपके सामने रखेंगे और गणेंगे कि 206 हुआ अथवा नहीं। ठीक ठाक चल रहा सब कुछ? ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर होगा। आते हैं पूरा पूरा पर एक बार आते हैं दोस्तों। क्रेनियम रीजन में कितना? 8, फेशियल रीजन में 14, फेशियल रीजन में 14, एक व्हाइट नामक बोन, कान में कितना? 3, दोनों कान मिलाकर 6, क्लियर है। गला में 7 और ये किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी, तो 7 बराबर 26 लिख देते हैं। पेक्टोरल ग्राइडल दोनों तरफ 2 2, दोनों तरफ 2 2, बीच में एस्टर्नम और इससे जुड़ा पसली, इससे जुड़ा पसली, इससे जुड़ा पसली, इससे जुड़ा पसली, एस्टर्नम एस्टर्नम पसली, पसली जुड़ा हुआ दोस्तों 12 दूनी 24 1 25, 12 दूनी 24 1 25। उसके बाद इससे जुड़ा है पेल्विक ग्राइडल, पेल्विक ग्राइडल में 1 और 1, ठीक है, 1 और 1। अब दोस्तों ये आप जान चुके हैं कि इससे जुड़ा हुआ हाथ और हाथ में टोटल कुल मिलाकर कितना? 30 बोन और इससे जुड़ा हुआ है पैर, इससे जुड़ा हुआ पैर और हो गया, सही हो गया दोस्तों। अब हो गया, क्लियर हो गया। इधर से आप लोग बोलिए सही हुआ? हाँ आ गया आ गया आ गया। संतोष कुमार आ गया है, अब चल रहा है ना? अब ओके दोस्तों, हाँ कुछ लोग ओके बोल रहे हैं। बफरिंग क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। आइए दोस्तों गनिए, 206 गन लीजिए। 206 हुआ कि नहीं? कहिए 206 हो गया? चलिए आप कमेंट नहीं करिए, सिर्फ ये बताइए 206 हड्डी जोड़ने के बाद पूरा कितना? 206 हड्डी आप लोग समझे कि नहीं समझे? मात्र 8 सेकंड के लिए बफरिंग हुआ था, क्लियर कर लिया गया है। 206 हो गया? 206 हो गया तो लिखिए 206। यस 206 हो गया। यदि पेन तो मोबाइल पर जोड़ो, 206 हुआ इसको जल्दी से। तो कहिए 206 हड्डी समझ चुके हैं? 29 26 4 25 60 2 60 हो गया। तो दोस्तों 206 हड्डी आपके सामने में है। खोपड़ी में कुल 29, गर्दन में 7, लेकिन गर्दन में 7, रीढ़ के 26 हड्डी के हिस्से हैं। कमर वाले भाग में दोनों तरफ 2 2 हड्डी, एक हाथ में 30, दोनों हाथ मिलाकर कुल 60 हड्डियां। छाती वाले में टोटल 25 हड्डियां, दोनों कमर वाले क्षेत्र में कुल 2 हड्डियां, एक पैर में 30 और दोनों पैर में टोटल 30 दूनी 60 हड्डियां आते हैं दोस्तों। अब आते हैं ज्वाइंट को समझते हैं दोस्तों, ज्वाइंट को, जोड़ को। 206 हड्डियां जो है मानव शरीर में वो एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 206 हड्डियां जो मानव के शरीर में है दोस्तों, 206 हड्डियां जो मानव के शरीर में है वो एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 206 हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो सारे जोड़ भी एक तरह के नहीं है। तो हड्डियों के 206 हड्डियां जो जगह जगह पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वह सारे ज्वाइंट एक जैसे नहीं है। वो ज्वाइंट 3 प्रकार के हैं दोस्तों। वह ज्वाइंट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के ज्वाइंट है। एक ज्वाइंट है दोस्तों, ज्वाइंट एक मूवेबल ज्वाइंट है, मूवेबल ज्वाइंट है। दूसरा है इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट। और तीसरा ज्वाइंट है मूवेबल, इमूवेबल। और तीसरा है सेमी मूवेबल ज्वाइंट, सेमी मूवेबल ज्वाइंट। ज्वाइंट तो 206 हड्डियां एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों और मूवेबल, इमूवेबल और सेमी मूवेबल ज्वाइंट 3 प्रकार के ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं। यानी 206 हड्डी भी एक दूसरे से केवल एक तरह से जुड़े नहीं है। हड्डियों के जोड़ मानव शरीर में 3 प्रकार के हैं, मूवेबल, इमूवेबल और सेमी मूवेबल। और ये ज्वाइंट कैसे हैं दोस्तों? ये ज्वाइंट कैसे हैं? चलिए छोड़ दीजिए, स्टूडेंट को समझने में कोशिश, अच्छा छोड़ देते हैं दोस्तों, छोड़ देते हैं दोस्तों। क्या करिएगा दोस्तों, बनना ही बहुत कठिन हो गया आज के जमाने में, ठीक है। तो बच्चों से जैसे पढ़िएगा तो दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप पढ़िए क्योंकि आप वयस्क हैं, ठीक है। और वयस्क उम्र थकता नहीं है, और वयस्क में भी दोस्तों आप युवा है, युवा, और युवा जब थक गया तो क्या दिक्कत है? तो थकना नहीं है दोस्तों, थक जाइएगा ना उस दिन दिक्कत होने लगेगा। हम छोड़ ही रहे हैं और आपको पता होगा कि आप सर छोड़ेंगे क्योंकि आपसे ज्यादा दिक्कत हमको हो रहा है अब बोलने में, तो छोड़ देंगे दोस्तों। तो मूवेबल, इमूवेबल, सेमी मूवेबल। अब इन ज्वाइंट को अगर आप देखें तो ये ज्वाइंट कैसे ज्वाइंट है तो नाम से ही पता चल रहा है।
मूवेबल ज्वाइंट यानी कि हड्डियों को ऐसा जोड़ जिस पर हड्डियां मूव कर सके। जैसे हाथों का जो ये जोड़ है ये मूवेबल ज्वाइंट है। इमूवेबल ज्वाइंट यानी कि हड्डियों के बीच का ऐसा जोड़, हड्डियों के बीच का ऐसा जोड़ जहां से हड्डियां हिल डुल ना सके उसे इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। जैसे क्रेनियम रीजन में 8 बोन था, क्रेनियम रीजन में 8 बोन था दोस्तों, 8वां बोन इमूवेबल ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं। सेमी मूवेबल ज्वाइंट मतलब जब हड्डी के ऊपर फिसल सके, एक हड्डी और दूसरे हड्डी के बीच का ऐसा जोड़ जो एक दूसरे पर फिसल सके उसे सेमी मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। रीढ़ की हड्डियों के बीच सेमी मूवेबल ज्वाइंट है, मस्तिष्क की हड्डियों के बीच इमूवेबल ज्वाइंट है, हाथ और पैर की हड्डियों के बीच मूवेबल ज्वाइंट है। तो 206 हड्डियां विभिन्न प्रकार के जोड़ से जो जुड़े हुए हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जोड़ से जुड़े हुए हैं उसे हम ज्वाइंट कहते हैं। और सारे ज्वाइंट एक जैसे नहीं है, ज्वाइंट 3 प्रकार के हैं, मूवेबल, इमूवेबल और सेमी मूवेबल। मूवेबल, इमूवेबल और सेमी मूवेबल। और ये याद रखने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि नाम ही ऐसे हैं दोस्तों, नाम ही ऐसे हैं कि आपको आसानी से याद रह जाएगा। आइए दोस्तों, कंकाल तंत्र के रोग, कंकाल तंत्र के रोग। और कंकाल तंत्र के रोग बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन 3 नाम, एक ऑस्टियो मलेशिया और दूसरा ऑस्टियोमाइलाइटिस और तीसरा ऑस्टियोपेरोसिस। तो कंकाल तंत्र के तो रोग नहीं बताते, लेकिन थोड़ी सी गलत ना हो जाए कि तीनों एक ही रोग है, तो निश्चित तौर पर ये अलग अलग रोग है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपेरोसिस। ठीक है, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी बच्चों में हो जाए तो बच्चों में रिकेटस की बीमारी हो जाती है। हड्डियों के स्वस्थ विकास के लिए विटामिन डी की जरूरत है। विटामिन डी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहेगा तभी हड्डी बर्दाश्त करेगा। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी के अभाव में बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस रोग किसी विटामिन पोषक तत्व की कमी के कारण नहीं बल्कि जीवाणु के कारण होते हैं। तेज दर्द होता है, सब में हड्डियां कमजोर, हड्डियों में दर्द हो जाता है। ऑस्टियोपेरोसिस रोग कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण जब हड्डियां कमजोर हो जाए तो ऑस्टियोपेरोसिस कहते हैं। एक जीवाणु है स्टेफिलोकोकस जीवाणु जब हड्डी को संक्रमित कर देते हैं जिससे हड्डियों में दर्द उत्पन्न रहती है तो उसे ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियां कमजोर जो होती है उसे रिकेटस, और वयस्कों में जो हड्डियां कमजोर होती है उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है ना? तो ये तीनों रोग अलग अलग है, एक में नहीं मिला दीजिएगा। वैसे नोट में हम स्पष्ट रूप से देख लिए हैं। उसके बाद गठिया रोग होते हैं जिसमें हड्डी जोड़ों पर दर्द करते रहता है। गठिया रोग यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण होता है हमारे शरीर में। उसके बाद दोस्तों गठिया अर्थराइटिस रोग होते हैं, ये भी जोड़ों पर दर्द करने लगते हैं। तो गठिया, अर्थराइटिस, रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपेरोसिस, ये सारे हड्डियों की बीमारी है। एक नजर नोट पर डाल दीजिएगा दोस्तों, एक नजर नोट पर डाल दीजिएगा। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मोर्फोलॉजी भागेगा कोई नहीं, क्योंकि जो चीज समझा रहे हैं बहुत छोटा चीज है। मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। दोस्तों अगर दरोगा का सिलेबस देखें तो आपके सिलेबस में मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट नहीं है, न ही इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और यह चैप्टर काफी बड़ा सा चैप्टर है। ठीक है ना, काफी बड़ा सा चैप्टर है और इतने ज्यादा इसमें शब्दों का और फिर है और इतनी ज्यादा दो शब्दों के बीच समानताएं हैं कि बायोलॉजी बैकग्राउंड के जो लड़के नहीं हुए हैं 11 12 में तो काफी दिक्कत होता है इस चैप्टर में। लेकिन कोई बहुत बड़ा दिक्कत है कि इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो हमारे विचार से मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में आपको नहीं पढ़ना है, उसको आप छोड़ दीजिए। अब ये नहीं कि हमको समय नहीं पढ़ाएंगे, वो भी सही है कि हमें समय नहीं है, हम पूरा डिस्कस डिटेल इसका नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। मेन स्केलेटल सिस्टम था उसको हम कर चुके हैं। तो मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट आप खुद से एक बार पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होना है। इसका क्वेश्चन हम कल के क्लास में लेकर आएंगे। मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के क्वेश्चन का हम कुछ डिटेल में आपको बता देंगे, लेकिन आप वादा कीजिए कि मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट आप पढ़िएगा। मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट बहुत बड़ा है, कहिएगा तो हम वीडियो डलवा देंगे और वीडियो डलवा देते हैं, आप वीडियो से देखिएगा। लेकिन वीडियो काफी लंबा है, चैप्टर काफी बड़ा है दोस्तों। तो आप लोग नोट में जितना बात है ना, एग्जांपल जैसे मूली में कैसा जार, तुर्क रूपी जार, अंगूर में कैसा जार, मनिका में जार, ये एग्जांपल जितना है मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में, इसको सिर्फ आप याद करिएगा, इसको सिर्फ याद करिएगा। और उसके बाद कल के क्लास में हम 12 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे और कल के क्लास में ही दोस्तों हम प्रदूषण का क्वेश्चन करवाएंगे और कल ही आपका बायोलॉजी समाप्त कर देंगे। अब आप कहिएगा कि इतने लंबे बायोलॉजी में हम क्या क्या छोड़े हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स छोड़े हैं और मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स छोड़ रहे हैं। और तीसरा प्रदूषण का थ्योरी आप खुद पढ़िएगा। प्रदूषण हम किसी बैच में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन करवाते हैं। तो कल हम इस चैप्टर का भी क्वेश्चन और अगले प्रदूषण का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट जरूरत नहीं है और जिसको जरूरत है उसके लिए वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, 2 से 2.5 घंटा का मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट का वीडियो है। अब देखिएगा, नहीं देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो कल बायोलॉजी को समाप्त कर देते हैं दोस्तों। कल आपसे हम 2 बार मुलाकात करेंगे, एक बार शाम को प्रदूषण के क्वेश्चन के साथ और एक बार दोपहर में इस चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। और स्केलेटल सिस्टम जहां तक हम डील किए हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा और मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के प्रश्न में कुछ दिक्कत हो सकता है, तो कल हम दिक्कत करेंगे। लेकिन वादा कीजिए कि मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट को आप याद कर लीजिएगा। वीडियो से नहीं, वीडियो हम डाल रहे हैं लेकिन वीडियो से नहीं, आपको नोट से याद करना है दोस्तों। ओके, तो इजाजत दे रहे हैं आप लोग, क्लास को छोड़िए यहीं पर। गठिया अर्थराइटिस अलग अलग होगा, बिल्कुल गठिया और अर्थराइटिस अलग अलग है। 26 को तो क्लास नहीं होगा, हम पूजा में खुद व्यस्त रखेंगे। अब प्रदूषण, अभी दिन में मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट को रीडिंग मारना है 3 बार नोट से सब मारेगा, और रात को प्रदूषण को पढ़ना है ताकि कल प्रदूषण के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पर काउंटर क्वेश्चन कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों।